Hello, friends. Once again, I welcome you on this Facebook Live with Dr. ज्योतिक बचेज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फेसबुक लाइव विथ डॉक्टर ज्योतिक बचेज के साथ। मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिक बचेज है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, यानी कि साइकेट्रिस्ट हूँ, और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। फेसबुक लाइव की हमारी जो एक्टिविटी है वो हर महीने में एक बार या दो बार, जब भी समय मिले उसके अनुसार हम लोगों के साथ हमारी बातचीत शेयर करते हैं। इसके अलावा हम ऐसे विषयों पे बात करते हैं जो रोज़मर्रा के रहते हैं और हमारे मानसिक आरोग्य पे उसका सीधा असर रहता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं और जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आप सबका काफ़ी आभारी हूं कि आप लोगों के रिस्पॉन्स और आप लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ों पे बातचीत करें जो लोगों के जीवन में उपयोगी रहे। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की हुई है कि आप हिंदी में बातचीत करिए, आप दूसरी कोई लैंग्वेज में बातचीत करिए। इसीलिए मैं मिक्स सब दो तीन लैंग्वेज में करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरी वोकेबुलरी है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं हो सके इतना सिंपल बातचीत करूँ। तो आज का जो विषय है लॉकडाउन 2.0, उसके बारे में बातचीत करूँ। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है। गुजरात में ये कहानी बहुत फेमस है, शायद स्कूल में और बाल मंदिर, जो प्राइमरी स्कूलिंग रहती है वहाँ पे, या फिर बचपन में काफ़ी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। और ये लॉकडाउन 2.0 से बहुत जुड़ी हुई कहानी है, इसीलिए मैं ये कहानी से शुरुआत करता हूँ। कि एक बार क्या है कि एक इंसान था, उसका नाम था दला तरवाड़ी। ये स्टोरी मैं गुजराती में बोलूँगा तो आई थिंक इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो दला तरवाड़ी નામનો એક માણસ હતો। હવે એના વાઈફ છે, એના વહુને રીંગણ બહુ ભાવતા હતા, બેંગણ બહુ ભાવતા હતા। એટલે એના વાઈફ, એના વહુ રોજ એને એવું કહે કે દલા તું જરા રીંગણા લેતો આય, મારે રીંગણ ખાવા છે, રીંગણનું શાક ખાવું છે, રીંગણની સબ્જી ખાવી છે। હવે દલા તરવાડી, દલો જે હતો એ એનામાં એટલી બધી બુદ્ધિ હતી નહીં। એટલે દલો તરવાડી શું કરે કે અડધી રાતે વાડીમાં જાય, ખેતરમાં જાય અને જુએ કે બહુ જ બધા રીંગણ, ત્યાં રીંગણના છોડ છે। એટલે દલો બૂમ પાડે, વાડી રે વાડી, અને પછી પાછો પોતાને જ જવાબ આપે, બોલ દલા તરવાડી। એટલે પછી પાછો પોતે જ જવાબ આપે કે વાડી, રીંગણા લઉં બે ચાર, અને વળી પાછો પોતાને જ જવાબ આપે કે લે ને ભાઈ 10-12। એમ કરી એ 10થી 12 રીંગણાની વોલ્યુમના કંઈક ઇસ્યુ છે આઈ થિંક। હા, લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ। યસ, એટલે એ જાતે પોતે જ જવાબ આપે કે રીંગણા લઉં બે ચાર, ને પછી કે ના લે ને 10-12। એમ કરીને એ રીંગણાની ચોરી કરીને રોજ રાતે ઘરે આવે અને બીજે દિવસે રીંગણનું શાક એની વાઈફને, એના વહુને જઈને ખવડાવે। હવે આવું 2-4-5 દિવસ સુધી તો ચાલ્યું। પણ જે વાડીનો માલિક હતો, જે ખેડૂત હતો, એને એવું થાય કે રાતે તો હું સાંજે બધું જોઈને જઉં છું, વાડીમાં તો બધા રીંગણ વ્યવસ્થિત હોય છે, અને સવારે આવું છું તો અમુક છોડ ક્યાં જતા રહે છે, અમુક રીંગણ જતા ક્યાં રહે છે। અને એ જ જોઈને પછી એણે થયું કે લાવ રાતે આજે ચોકી કરીએ। એટલે એ રીંગણી વાડીવાળો હતો, એનું નામ હતું વશરામ ભૂવો। એટલે વશરામ ભૂવો અડધી રાત્રે ત્યાં ખેતરમાં બેસી રહ્યો, અને દલો તરવાડી તો રોજ પોતાના રૂટીનની જેમ રાતે આવ્યો અને બોલ્યો વાડી રે વાડી, અને વળી પાછો બોલ્યો બોલ ને દલા તરવાડી।
પછી જે પ્રમાણે એ રીંગણા લૂંટતો હતો એ રીંગણા લૂંટીને ઊભો થયો, ત્યાં જ એને પાછળ જોયું કે આ તો વશરામ ભૂવો છે, આ વાડીનો માલિક છે, ખેતરનો માલિક છે. અને ત્યાં જ દલો તરવાડી ગભરાઈ ગયો કે ના ના, મને કશું કરતા નહીં, હું તો મારા વહુ માટે આવી રીતે રીંગણ લઈ જાઉં છું અને મેં તો વાડીને પૂછીને લઈ જાઉં છું, પણ વાડીમાં તો કોઈ દિવસ જીવ હોય, ખેતર તમને કોઈ દિવસ જવાબ આપે? એમ કરીને ખોટી રીતે ચોરી કરીને આવી રીતે રીંગણાએ લઈ જતો હતો. આ વાર્તા અહીંયા હું અધૂરી રાખું છું, પછી પાછી હું અંતમાં ફરીવાર આ વાત કરીશ. તો આપણા બધાની હાલત છે ને અત્યારે દલા તરવાડી જેવી છે. हम सबकी जो परिस्थिति है वो ये दला तरवाड़ी जैसी है कि घर से एक बार निकलूं, फिर अपने आप को ही हम जवाब देते हैं नहीं 2-3 बार तो निकल सकते हैं, अरे 3-4 बार निकलो, अरे 5-6 बार निकलो. और उसी हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलने के अभी बहाने ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं. लॉकडाउन 2.0 करने का जो हेतु है, लॉकडाउन फिर से करने का हेतु क्या है कि हम वापस वही रूटीन से घर में बने रहे, घर में सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें. पर हम तो ये दला तरवाड़ी के जैसे खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब कर रहे हैं, खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही बाहर घूम रहे हैं. और यही मानसिकता को लेके ये पूरा फेसबुक लाइव का प्रोग्राम है. तो जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी मानसिकता कैसे हम बदल सके, यही मुश्किल परिस्थिति है. उसके पहले मैं काफ़ी पॉजिटिव बातें बताना चाहूँगा कि जब ये कोरोना यानी कोविड-19 की शुरुआत हुई तो केरला जो स्टेट है हमारा भारत का, वो ऑलमोस्ट 1 या 2 नंबर पे था. वहाँ पे करीब करीब 100-150 केसेस आए थे, फिर 250 तक, 300 तक, 350 तक पहुँच गए. और अभी केरला का आप नंबर देखिए, वो काफ़ी पीछे चला गया. तो क्या वो भारत देश का भाग नहीं है? वहाँ पे दूसरे सब लोग के टेस्टिंग पॉजिटिव नहीं आए, वहाँ दूसरे कोई लोग रहते नहीं हैं, केरला के लोग दूसरे सब स्टेट में भाग के चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है. केरला और उड़ीसा ऐसे 1-2 राज्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे लॉकडाउन की परिस्थिति का अमल बहुत चुस्त तरीके से हो रहा है. वहाँ पे लोग प्रामाणिक, ऑनेस्ट और अपने आप से ही सेल्फ केयर, अपने आप की जो केयर लेनी चाहिए वो खूब निष्ठापूर्वक कर रहे हैं. और इसीलिए वहाँ पर केसेस अभी बढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे केसेस स्टेबल हैं. वहाँ पे कुछ ऐसे दिन भी जाते हैं कि वहाँ पे टेस्ट होते हैं पर कोई पॉजिटिव नहीं आते हैं. तो यही सब राज्यों से हमको सीखना है कि पॉजिटिव बातें भी अरस परस आजू बाजू और भारत देश में भी हो रही है. तो कोरोना की परिस्थिति वो संपूर्ण तरीके से नेगेटिव नहीं है. बार बार से काफ़ी लोग इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, काफ़ी सेलिब्रिटी भी है, काफ़ी लोग जो न्यूज़ मीडिया वाले भी है, काफ़ी समाचार वाले भी हैं, वो बारी बारी से एक ही बात बता रहे हैं कि ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, अपने फैमिली के साथ बिताइए, अपने फैमिली के साथ बातचीत करिए. तो बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आप बताइए कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में आप अपने फैमिली के साथ कब टाइम बिताएंगे. पर सबसे बड़ी चैलेंज इन दिनों ये हो गई है कि 20 दिन तो हमने बिता लिए, 20 दिन तो हमने सारी बातें कर ली, 20 दिन जो हमको जैसे तैसे करके निकालने थे वो हमने निकाल दिए, और 20 दिन हम फैमिली के साथ रहेंगे. काफ़ी लोगों को तो यही बात एकदम शॉक और आघात जैसी लग रही है कि जैसे किसी को सदमा लग गया हो कि वापिस हमको फैमिली के साथ रहना है. काफ़ी लोग फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं, आप लोग का स्वागत है. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. दर्शन भाई है, रवि भाई है, यासिक भाई है और ईशान भाई है और काफ़ी सारे लोग हैं, दूसरे भी हैं, इनके नाम इधर नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं, पर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. तो लोगों के लिए ये फैमिली के साथ फिर से 20 दिन रहने वाली बात सदमे जैसी है. क्यों? क्योंकि आज हम लोगों में, इंसानों में एम्पैथी दिन ब दिन कम होती जा रही है. एम्पैथी मतलब क्या? समसंवेदना. समसंवेदना मतलब क्या? कि जो आप फील कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर फील कर रहे हैं, वैसी फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, वैसी ही वेदना, वैसी ही पेन, वैसी ही चिंता, वैसी ही उदासी क्या आप महसूस कर रहे हैं?
और अगर महसूस कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठ के उसको मन खोल के चर्चा कर रहे हैं। इसको एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी आज इंसानों में कम हो रही है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम एक दूसरे फैमिली मेंबर को सलाह देते रहते हैं। क्या सलाह देते रहते हैं पता है? टीवी मत देखो, वीडियो मत देखो, सोशल मीडिया मत देखो, न्यूज़ मत देखो, दूसरे 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 चीज़ों में काम में ध्यान रखो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। ऐसी हम सलाह सूचन दे रहे हैं पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। घर के लोगों की बातचीत भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में ही एम्पैथी नहीं है। हम लोग बिना सुने, बिना समझे, बिना वो इमोशन फील करे हम लोग सलाह दे रहे हैं। और सलाह देते देते हम थकते नहीं हैं। पूरा दिन आप देखना, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, आप अपने फैमिली मेंबर, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बाल बच्चे हो, मम्मी पापा हो, उनको कितनी सलाह आप दे रहे हैं। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना की सलाह तो आप दे ही रहे होंगे, पर उसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप अभी का आपका बर्ताव ठीक नहीं है, आप अभी ये सुधर जाओ, आप गुस्सा कर रहे, ये कर रहे, वो कर। तो आपका पूरे दिन का जो टाइम है वो सलाह में जा रहा है। सलाह से बेहतर है आप सुनिए, जिसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। घबराहट की बातचीत करने से, नेगेटिव बातचीत करने से, कोरोना के न्यूज़ के बारे में बातचीत करने से, या फिर एक ही चीज जो नकारात्मक है वो चर्चा करते ही रहो, करते ही रहो, करते रही तो घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाएगा। नेगेटिव बातचीत करने से नेगेटिविटी घर में फैल जाएगी। और जो इंसान को सही में डर लगता है, जिसको सही में चिंता हो रही है, वो और घबराहट में चला जाएगा। और वो घबराहट में शायद वो प्रिवेंटिव स्टेप्स भूल जाए, शायद वो सारी बात वो भूल जाए जो उसको सही में करनी है अपने आप को ये कोविड से बचाने के लिए। और यही घबराहट से लोगों का स्वभाव ज़्यादा गुस्से वाला, ज़्यादा चिंता वाला हो रहा है। काफ़ी सारे लोग वापस भी जुड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे फैमिली मेम्बर के प्रति एम्पैथी यानी समसंवेदन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फैमिली मेम्बर को नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? काफ़ी लोग घर पे बीमार भी चल रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग को सर्दी, जुकाम, बुखार या जो लंबे समय के रोग हैं जैसे बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा, ये सारे रोग भी घर पे चल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सब चीज़ को बाहर से एडवाइस, सलाह दे दे के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीमारियों को हम समझ नहीं रहे हैं। तो मैं ये एक विनंती कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरे फैमिली मेम्बर की फीलिंग्स के विचार आप जानिए, आप समझिए और उसी विचार को आप शेयर करिए, तो एक दूसरों को फायदा होगा। सलाह कम दीजिए, सुनिए ज़्यादा। तो ये दूसरी बात है। पॉजिटिव बात में और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी कोरोना जो टेस्ट है उसके रैपिड टेस्टिंग किट यानी RT-PCR आ चुके हैं कि हमको कुछ घंटों में ही पता चल सकता है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव है या नहीं। और वो जो भी गवर्नमेंट संस्था अपना काम कर रही है वो कर ही रही है। तो अपनी तकलीफ़ें छुपाइए नहीं। अपनी तकलीफ़ छुपाने से टेस्टिंग आप डिले कर देंगे, पर बीमारी को कैसे डिले करेंगे? अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को कोरोना के सिम्टम पॉजिटिव है और वो आप छुपा रहे हैं, हाँ, तो टेस्टिंग आप दूर कर सकते, टेस्टिंग आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप टेस्टिंग से दूर भाग सकते हैं, क्वारंटाइन से दूर भाग सकते हैं, पर बीमारी से कैसे दूर भागेंगे आप? ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि टेस्टिंग अगर होगा तो पता चलेगा कि कोविड-19 है या नहीं। अगर वो पता चलेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी सारवार, आपकी ट्रीटमेंट पहले शुरू हो जाएगी, आपके फैमिली मेम्बर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। और बारी बारी से सरकार यही कह रही है कि इसका टेस्टिंग करवाइए, जिसकी वजह से आप सेल्फ आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन हो सके, आपको सारवार मिल सके और ये चीज़ जो है वो फेटल नहीं है, इसमें मृत्यु
का जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो 2 to 3% है। तो इसमें मृत्यु नहीं होती है। कब नहीं होती है? कि जब आपको कोई बीमारी नहीं होती। तो ये सारी जानकारी आपके पास है ही, पर मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव बात है। आजकल हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, माहिती बहुत है, डेटा बहुत है, पर ज्ञान, नॉलेज नहीं है। हम लोग जब से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ है, हम इसकी इंफॉर्मेशन लेने में जुट गए हैं। इंफॉर्मेशन मतलब क्या पता है? कौन सा एरिया लॉकडाउन है, कौन से घर में पॉजिटिव है, कौन सी कॉलोनी में 2-3 पॉजिटिव आ गए, कहाँ से रास्ते खुले हुए हैं, कहाँ से रास्ते बंद है, किसने डॉक्टर को मारा, कौन नेता क्या बोला, ये सब इंफॉर्मेशन में हम जुट गए हैं बिना इसका ज्ञान लिए कि ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। इंफॉर्मेशन से टेंशन बढ़ता है, ज्ञान से टेंशन घटता है। ज्ञान कब डेवलप होगा? कि जब आपको अनुभव होगा। ज्ञान कब डेवलप होगा? जब आपके पास ट्रेनिंग होगी। तो क्या आप योग्य व्यक्ति है कि जिसको ये इंफॉर्मेशन लेनी है? क्या आप योग्य व्यक्ति है कि जिसको डेटा कलेक्शन करना है? नहीं है। ये सब काम गवर्नमेंट का है, ये सब काम डॉक्टरों का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, तो उनको वो करने दीजिए। आप क्यों अपना टाइम ये डेटा कलेक्शन में बिता रहे हैं? तो इसके लिए मैं एडवाइस देना चाह रहा हूं कि आप अपने सोशल मीडिया को मैनेज करें, जिसको सोशल मीडिया मैनेजमेंट टेक्निक भी बोलते हैं। तो काफ़ी जो डिजास्टर रहते हैं, जो कुदरती या मैन मेड यानी नेचुरल और मैन मेड जो डिजास्टर यानी महामारी रहती है, तो उसमें हम सोशल मीडिया का मैनेजमेंट अपने आप से कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको ये लिस्ट बनाना चाहिए कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हमारा टेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा गुस्सा बढ़ता है। गुड मॉर्निंग कमलेश भाई, गुड मॉर्निंग विक्की भाई। तो ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हमारा टेंशन, तनाव, गुस्सा, चिंता बढ़ रहा है? ऐसी 2-3 एप्लीकेशन होगी जो आप रोज देखते होंगे। वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो, वो व्यक्तिगत तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन होगी। तो वो एप्लीकेशन जहाँ से आपका टेंशन बढ़ता है उसके नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए, या तो हो सके तो वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिए। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने से आपका कोई करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होने वाला है, पर आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर बना रहेगा, आपकी सेहत बनी रहेगी, तो आप स्वस्थ तरीके से ये लॉकडाउन 2.0 के बाकी 20 दिन भी आप बिता पाएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आप भी हैं, मैं भी हूँ, पूरी दुनिया अभी सबसे मुश्किल परिस्थिति में चल रही है। तो इसको आप व्यक्तिगत ना लें, पर्सनल ना लें कि मुझे ही सारी तकलीफ है, मैं ही प्रॉब्लम में हूँ, मेरा परिवार ही प्रॉब्लम में है। ये कोरोना वायरस वाली जो तकलीफ है वो ऐसी तकलीफ है कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जो ऐप्स आपकी काम की नहीं है उसको डिलीट कर दो, उसको अनइंस्टॉल कर दो, वो साइट को ब्लॉक कर दो। साइट ब्लॉक आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कोई किसी के फ़ोन अच्छे नहीं लगते तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं ना, आप उसको स्पैम कर देते हैं। तो उसी तरीके से वेबसाइट भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, वेबसाइट के नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ब्राउज़र्स में दी हुई है। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर करें कि जो जो चीज़ों से, जो जो एप्लीकेशन से, जो जो समाचार से आपका तनाव बढ़ रहा है, आपका टेंशन बढ़ रहा है, वो चीज़ों को रोकना, वो चीज़ों को ब्लॉक करना आपके हाथ में है। अभी मैं आ रहा हूँ थॉट प्रोसेस पे। ये मेरे फेसबुक लाइव लॉकडाउन 2.0 का मेन भाग है कि शुरुआत के 20 दिन जो विचारधारा हमारी रही है, ऐसा समझ के कि 20 दिन बाद तो सब खुल जाएगा। और अभी भी ये लॉकडाउन 2.0 दूसरी बार जो लॉकडाउन आया उसमें भी हमारे विचारधारा यही है कि 3 मई के बाद तो सब खुल जाएगा, सब घूम पाएंगे, कहीं ना कहीं टहल पाएंगे, पार्क में चलेंगे, गांव चलेंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे। ये निश्चित नहीं है, ये डिसाइडेड नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और सरकार को भी नहीं पता है। ये अनिश्चित बात है कि 3 मई के बाद हम बाहर जा पाएंगे या नहीं। पर
इसको हम निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही जो मेन पार्ट है मेरा लॉकडाउन 2.0 का, यह है थॉट प्रोसेसेस बिहाइंड द लॉकडाउन। हमारी विचारधारा, हमारी विचार शैली, हमारी विचार करने की एक पैटर्न जो है वो क्या हो गई है कि हम हर चीज को अभी निश्चित कर रहे हैं, हम हर चीज को डेफिनेट कर रहे हैं कि नहीं 3 मई के बाद हम जाएंगे ही, कोई कुछ भी कर ले, 3 मई के बाद तो हम बाहर निकलेंगे ही, हमारा काम के लिए हम निकल ही जाएंगे, सरकार को जो करना है करे, पुलिस को जो करना है करे। तो ये डेफिनेट करने की होड़ में, डेफिनेट करने की जो अंदर एक जिद है, उसकी वजह से हम हर दिन अपने आप को और दूसरे लोगों को ये गलत गलत बात समझा रहे हैं। क्या कि 3 मई के बाद सरकार छूट छाट देगी, सरकार कुछ एरिया को बाहर सब कामकाज शुरू हो जाएगा, सब फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, सब काम पे जा पाएंगे, इधर घूम पाएंगे, यहाँ जा पाएंगे, थिएटर में जा पाएंगे, मॉल खुल जाए। ये गलत बात है। ये आपकी डेफिनेट हर चीज निश्चित करने की मानसिकता जो है, उसके कारण आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, उसके कारण अफवाहें बढ़ेंगी, उसके कारण एक भय का माहौल शुरू होगा कि जब 30 अप्रैल जब 1 मई आएगा तो मन एक गलत तरीके से खुशी का अनुभव करेगा, और जब वास्तविकता उसके सामने पूरी अलग होगी तो उसके कारण उस टाइम काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी सदमा, काफ़ी शौक महसूस होगा, और काफ़ी लोगों को उस टाइम घबराहट के एपिसोड शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 दिन से तो यही सोच के बैठे हैं कि 3 मई को खुल जाएगा सब। तो ये अनिश्चितता वाली बात है, अनिश्चितता वाला माहौल है, उसमें अपने मन को आप सारी चीज़ डेफिनेट, निश्चित, श्योर मत कराइए। तो ये पहली थॉट प्रोसेस है, पहली मानसिकता है। दूसरी मानसिकता है जिसको बोलते हैं फिल्टर थिंकिंग। फिल्टर थिंकिंग मतलब क्या कि हम सुबह उठते ही हमारे मन में एक फिल्टर, एक छालनी, जिसको गुजराती में गरणी बोलते हैं, एक फिल्टर डाल देते हैं। क्या फिल्टर डालते थे कि सिर्फ नेगेटिव बातें लेनी है, बाकी सब बातों को जाने देना है। नेगेटिव बात को फिल्टर करो, बाकी सबको जाने दो। जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं तो चाय पत्ती फिल्टर होती है, बाकी लिक्विड नीचे चला जाता है। उसी हिसाब से जो नेगेटिव बातों को हम फिल्टर कर रहे हैं, और जो अच्छी भली चाय है जिसको हमको एंजॉय करना है, उसको हम जाने दे रहे हैं। तो ये फिल्टर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, नेगेटिव न्यूज़, अफवाहें, नेगेटिव बातें, कौन से एरिया में कौन से टेस्ट आए, कौन से पॉजिटिव आए, कौन कौन रिलेटिव कितनी मुसीबत में है, पूरी दुनिया कितनी तकलीफ में है, यही सब नेगेटिव बातें हम फिल्टर कर करके हमारे मन को हर दिन दे रहे हैं, हर दिन सप्लाई कर रहे हैं। और इसी फिल्टर थिंकिंग की वजह, जैसे मैंने चाय का आपको एग्जांपल दिया कि चाय में चाय पत्ती बाहर छन जाती है और चाय नीचे चली जाती है, तो हमको चाय पीना है, चाय पत्ती नहीं खाना है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव बातों से मन पूरा भरा हुआ है, तो ये फिल्टर थिंकिंग को, पॉजिटिव चीज़ों को फिल्टर करिए। जैसे मैंने केरला का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको बातचीत करी कि काफ़ी जो ये कोरोना है वो फेटल नहीं है, इसमें मृत्यु नहीं होती है। ऐसे काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें हैं, अपने जीवन के पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे जो अपने परिवारजनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं इसको आप फिल्टर करिए। दूसरी बात है फिल्टर थिंकिंग की बात। जितना आप फिल्टर पॉजिटिव बातों को करेंगे उतना मन रिलैक्स होगा, उतना मन ये महामारी को दूर करने में सक्षम और मजबूत बनेगा। तीसरी जो बात है वो है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। काफ़ी लोग अभी ब्लैक एंड वाइट, यस एंड नो में ही बात कर रहे हैं। जैसे कोरोना रहेगा, कोरोना नहीं रहेगा, बीमारी होगी, बीमारी नहीं होगी, टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं होगा, सरकार सही है, सरकार गलत है, कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान बुरा है। तो ये यस और नो में ही बात कर रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम, कि या तो कुछ चीज़ 0% सही है या तो कुछ चीज़ 100% गलत है। और यही ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की वजह से हम अपने मन को भी इसी बात में तोल रहे हैं, और इसीलिए हम सारी चीज़ें सही या गलत इसी में तोल रहे हैं। और इसी वजह से हम ये महामारी को दूर करने के सही स्टेप नहीं ले रहे हैं, अपने आप को या दूसरों को हम नहीं रोक रहे हैं बाहर निकलने से।
तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के बारे में अपने आप को आप समझाइए। आप इस बात की अवेयरनेस, इस बात की जागरूकता महसूस करिए कि ये सही गलत वाली जो बातचीत है उसकी वजह से आपका मन तनाव में रह रहा है। हम फैमिली मेंबर को भी सही गलत में तोल रहे हैं। कोई अपने अनुभव की बात कर रहा है तो फिर भी हम उसको अलग अलग चीज़ में ही तोल रहे हैं, और इसी तुलना की वजह से, इसी मीटर की वजह से हम घर में भी तनाव युक्त वातावरण फैला रहे हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बात है। चौथी बात जो है वो है आर्बिटरी इन्फरेंस। बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, बिना कुछ लॉजिक अप्लाई किए हम निर्णय ले रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं कि जो चीज़ हमने सोशल मीडिया पे देखी है, जो चीज़ हमने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ऐप पे देखी है। एक क्वेश्चन आ रहा है बीच में, देख लेते हैं उसको। हाँ, कि कहीं ना कहीं हमने कोई भी बात सुनी है, वीडियो देखा है, मैसेज पढ़ा है, तो उसको हम बिना जाने मुझे सही मान के उस पर हम डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ऐसा तो है ही। और यही डिसीजन लेने के बाद हम दूसरों को भी ये बात कहते रहते हैं। जैसे मैंने लॉकडाउन ओपन होने की बात करी, तो क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन 2 के तहत कोई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, ऐसा है आरोग्य संस्था का मानना है। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बात है। दूसरा है कि ये कैसे हो सकता है, और अगर आपको कोई योग्य लगे तो चर्चा करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरोग्य संस्था ने, WHO ने बताया है कि जितना लॉकडाउन बढ़ता है उतना मानसिक आरोग्य बिगड़ने की संभावना भी है। वो बात सही है। और मानसिक आरोग्य बिगड़ने के कारण भी मैंने आपको बताया कि उसका कारण हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। उसका कारण है कि कई बार हमारा मन घर पे रहने के लिए आदी हुआ ही नहीं है। हमको वो हैबिट ही नहीं है कि हम घर पे रहे। हमारा मन तो क्या है कि बिना वजह बाहर निकले। हमारा मन क्या है कि फैमिली मेंबर को टाइम नहीं देना है। हमारा मन इसी बात का आदी है कि क्या करना है कि घर पे जो पॉजिटिव बातें हैं, जो लोगों के साथ टाइम बिताना है, जो हॉबीज़ है, जो हमको चीज़ें अच्छी लगती है, वो फॉलो नहीं करनी है। हमको तो क्या अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है। हमको क्या अच्छा लगता है कि वही चीज़ रिपीट, जिसमें फ़ायदा हो रहा है, जिसमें पैसे मिल रहे हैं, जिसमें कंपटीशन हो रही है, जिसमें मानसिक और शारीरिक नुकसान ही हो रहे, वही चीज़ करने का आदी मन है। और इसीलिए ये लॉकडाउन मानसिक तनाव पे काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। ये लॉकडाउन 2.0 में मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, वो बात सही है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप के साथ रहने का आदी नहीं है। कोई भी इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ केयर या अपने आप को सुधारने या अपने आप को बदलाव लाने का जो डिसीजन है, या जो एक आइडिया है, या जो एक विचार है, वो विचार किसी इंसान को करना नहीं है। सबको दूसरे को चेंज करना है, सबको दुनिया चेंज करनी है, सबको कंट्रोल करना है दूसरे लोगों को। और इसी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरा, इसको ठीक करने के ये थॉट प्रोसेसेस के जो मैं लॉकडाउन 2.0 में जो मैंने बातें करी है, कि मैं आर्बिटरी इन्फरेंस की बात कर रहा था कि हम बिना वजह, बिना जाने बूझे किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं और वो डिसीजन दूसरे पर भी थोप रहे हैं। तो ये चौथी बात है। पांचवी बात है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या कि बात छोटी सी है पर उसको बढ़ा चढ़ा के, जैसे राई का पहाड़ बनाने वाली बात है, तो बढ़ा चढ़ा के हम बता रहे हैं कि देखो वो एरिया पूरा कर्फ्यू में लग गया, वहाँ पे किसी ने पुलिस ने किसी को मारा है, तो अब मुझे भी कुछ करेगा। या अगर जैसे अमेरिका में इतने सारे केस हो गए तो इंडिया में भी हो जाएगा। या इटाली में देखो, इटाली तो विकसित देश है तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। सभी देश विकसित हो या अविकसित हो, वहाँ पे लिटरेसी हो या ना हो, सभी देशों में इंसान ही रह रहे हैं, सभी देशों में मानव जाति ही रह रही है। तो इसको बढ़ा चढ़ा के सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके सामने हमको विचारधारा कैसे हम बदल सकते हैं? हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम अपने आप की केयर ले सकते हैं, हम अपने आप या अपने परिवार को है वो हमको सही सलाह हम दे सकते हैं।
सेल्फ केयर, सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ प्रिवेंशन, अगर इतना ही हम करें तो ये मैक्सिमाइजेशन, जो राय की पहाड़ वाली बात मैंने बताई है, वो विचारधारा को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा कि आपको किसी बारे में, दूसरी बात यह है कि आपको कोई चीज़ है जिसकी द्विधा है, आपको नहीं पता है कि ये सही है कि गलत बात है, आपको ये बिल्कुल पता नहीं है कि मुझे जो सोच हो, मुझे जो विचार आ रहे हैं वो सही में घबराहट वाले हैं या चिंता वाले हैं या नहीं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया एम्पैथी की बात, तो आप अपने विचार प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर शब्दों में, सिंपल, जो आपको शब्द मिले वो आपके फैमिली मेंबर के साथ आप बैठ के व्यक्त करें। आप उनसे टाइम मांग लीजिए कि मुझे 1-2 मिनट आपके साथ मेरे बारे में बातचीत करनी है। आप उनके पास टाइम मांगेंगे तो उनका अटेंशन, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकसिंग आपकी बातों पे रहेगा, और इसी वजह से आपकी बात वो सुन पाएंगे, वो अपने अनुभव उसके बारे में बता पाएंगे, और वो आपकी बात से जो उनको फीलिंग्स महसूस होगी तो आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, ये घबराहट आपको अकेले नहीं हो रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस की बात मैंने आपको बताई, ये बात है। और आखिरी में वही मैं बात फिर से दोहराता हूँ, दुनिया में मैन मेड डिज़ास्टर्स, यानी मानव जाति ने जो उत्पन्न की हुई जो डिज़ास्टर है, जो महामारी है, डिजीज़ है, वो ये कोरोना वायरस वाली पहली बीमारी नहीं है। हर साल मैन मेड डिज़ास्टर 50, 100, 150, 200 रहते हैं। मानव जाति हजारों महामारियों से, 1000 डिज़ास्टर से सरवाइव करके बाहर आई हुई है, तो ये डिज़ास्टर से भी हम सरवाइव करने वाले हैं, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्राइसिस इंटरवेंशन बहुत जल्दी से सोच सकता है। हमारे हर एक इंसान के ब्रेन में आगे का भाग है, उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। हाँ, कई बार देर लगती है, कई बार जल्दी हो जाता है। ये बीमारी नहीं है तो इसमें देर लग रही है, पर ये महामारी से, ये डिजास्टर से ह्यूमन काइंड या मैन काइंड बाहर आने वाली है, ये बात तो तय है, ये बात निश्चित है। तो ये बात को हम पकड़ के रखते हैं। और वापिस मैं अपनी जो सबसे पहले फेसबुक लाइव की जो स्टोरी है, वो फिर से वो स्टोरी में बात बताना चाहता हूँ। वो गुजराती की एक स्टोरी है जो काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी, तो फरीવાર હું એ ગુજરાતીમાં એ સ્ટોરી કહું છું કે દલા તરવાડીની વાર્તા મેં કહી શરૂઆતમાં, તો એને ફરીવાર હું રિપીટ કરું છું કે એકવાર એક ગામમાં દલો તરવાડી હતો. એના વાઈફને, એની વહુને રીંગણ બહુ ભાવતા હતા. હવે દલો તરવાડી એટલો પૈસાદાર તો હતો નહીં ને એટલો બુદ્ધિશાળી તો હતો નહીં, એટલે એ શું કરે કે અડધી રાતે જાય અને વાડી જુએ. વશરામ ભુવાની વાડી હતી, એમાં જુએ કે બહુ જ બધા રીંગણા છે, એટલે એને એવું થાય કે લાવ ને અહીંયાથી રીંગણાની ચોરી કરી લઈએ. એટલે દલો તરવાડી એ વખતે એની હોશિયારી વાપરે, એ કે અહીંયા અડધી રાતે તો હું કોને પૂછવા બેસું કે આ રીંગણા લેવાય કે નહીં, એટલે લાવ ને ખેતર કે વાડીને જ પૂછી લઈએ. એટલે અડધી રાતે બૂમ પાડે ખુલ્લી વાડીમાં કે વાડી રે વાડી, એટલે પાછો પોતે જ જવાબ આપે કે બોલો દલા તરવાડી. એટલે વળી પાછો પોતાની જાત સાથે જ વાત કરે કે રીંગણા લઉં 2-4, એટલે કે ના લો ને 10-12. એમ કરીને પોતાની સાથેની સેલ્ફ ટોક કરીને રોજ રાતે 10-12 રીંગણા એ લેતો આવે ને સવારે રીંગણાનું શાક પ્રેમથી ખાય અને વાઈફને ખવડાવે. એટલે મેં તમને શરૂઆતમાં વાત કરી એમ કે આપણી અત્યારે માનસિકતા છે ને દલા તરવાડી જેવી થઈ ગઈ છે. દલા તરવાડી જેવી માનસિકતા એટલે શું કે આપણે પોતાને જ પૂછીએ છીએ બહાર જવાય, એટલે કે આ ચલો ને 2-4 વાર જઈએ, એમ કરીને 2-4 વાર આંટો મારી આવીએ છીએ આપણે. અને એ આંટો મારી આવીએ છીએ, એ તો મારી આવીએ જ છે, પણ એની સાથે શું કરીએ છીએ કે બીજા લોકોને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. બીજા લોકોને બી પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. શું પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ કે જઈ આવાય બહાર, જો અહીંયા પેલી દુકાન ખુલ્લી છે, જો અહીંયા પેલો પેટ્રોલ પંપ ખુલ્લો છે, જો અહીંયા પેલા ડૉક્ટર ખુલ્લા છે, જો અહીંયા પેલી વસ્તુ મળે છે, તમે લઈ આવો ને, કાલે નહીં મળે તો શું કરીશું.
એમ કરીને દલા તરવાડીની જેમ આપણે પોતાની જાતને સલાહ આપ્યા કરીએ છીએ અને પોતે જ આ બધી જે લોકડાઉન છે એના લોનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ અને બહાર ફર્યા કરીએ છીએ. દલા તરવાડીની વાર્તાનો ભાગ બીજો, કે એકવાર એવું પણ બન્યું કે 4-5 દિવસ તો દલા તરવાડી આવી રીતે ગયા, બહાર ફરવા ગયા, અને પછી શું થયું કે એકવાર વશરામ ભુવાને થયું કે આજ રોજ રાતે રોજ સવારે હું જોઉં છું તો વાડીમાં રીંગણ બીંગણ તો બધા ઓછા થઈ જાય છે, તો મારા રીંગણ ચોરી કોણ જાય છે? એમ કરીને એણે રાતે એકવાર ચોકી પર બેસી ગયો. તો રોજ રાતે દલા તરવાડી તો વળી પાછા આવ્યા અને જોયું અને બૂમ પાડી કે વાડી રે વાડી, બોલ દલા તરવાડી કે રીંગણા લઉં 2-4, તો કે લો ને 10-12. એમ કરીને એ રીંગણા ચોરવા લાગ્યો અને ઊંધું વળી પાછળ વળીને જોયું તો ત્યાં પેલો વશરામ ભૂવો ઊભો હતો કે જે એ વાડીનો માલિક હતો, જે એ ખેતરનો માલિક હતો. અને વશરામ ભુવા એને ગળેથી એની બોચી પકડી, એલા તું રોજ મારા રીંગણા ચોરી જાય છે? એટલે પેલા દલા તરવાડીએ કીધું કે હું તમને તો વાડીને પૂછીને જઉં છું, તમને ક્યાં વાંધો છે? વાડીને વાંધો નથી તો. ત્યારે વશરામ ભુવાએ નક્કી કર્યું કે ચાલ ભાઈ આય. એમ કરીને એના વાડીની બહાર એક કૂવો હતો, ત્યાં લઈ ગયો અને દલા તરવાડીને કૂવાના કિનારે ઊભા રાખ્યા અને વશરામ ભુવાએ કૂવાને પૂછ્યું, કૂવા રે કૂવા? અને વળી પાછું વશરામ ભુવાએ જવાબ આપ્યો કે બોલો ને વશરામ ભુવા. તો કે મરાવું ડૂબકી 2-4, તો કે મારને કે 10-12. એમ કરીને એણે દલા તરવાડીને 10-12 ડૂબકીઓ મારી અને એને સજા કરી. અને એ દિવસ પછી દલો તરવાડી આવી રીતે ચોરી કરવાનું ભૂલી ગયો. એટલે આપણા માટે જે પોલીસ કર્મીઓ બહાર ઊભા છે ને, એ વશરામ ભુવા જેવા છે કે જો તમે ભૂલ કરશો, જો તમે પોતાની જાત સાથે ખોટી રીતે સમજણ આપી, ખોટી રીતે સમજાવી અને બહાર નીકળી જશો, તો વશરામ ભુવાની જેમ એ પોલીસ પણ તમને એમની કાર્યવાહી કરશે અને લોકડાઉન 2.0નું પાલન પણ એ કરશે જ. એટલે તમારે નક્કી કરવું પડશે કે તમારે એ પનિશમેન્ટ લેવી છે, તમારે વિના કારણની કોઈક ઇમરજન્સી ઊભી કરીને બહાર નીકળવું છે, તમારે વિના કારણની અફવાઓ ફેલાવી છે, તમારે વિના કારણનો હોહાપો કરી અને આખી સોસાયટીને કોઈક દુકાન તરફ દોરી જવી છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. तो लॉकडाउन 2.0 की जो बात है वो एक गुजराती स्टोरी से मैं एंड कर रहा हूँ कि इसमें डिसीजन हमको खुद को लेना है, हमारी विचारधारा हमको खुद चेंज करनी है, तो ही ये सब चीज़ हम इफ़ेक्टिवली इसको दूर कर सकेंगे. तो ही ये जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं उसको हम धीमे धीमे करके कम करके 0 तक ले जा सकेंगे. इसमें आपका, मेरा और पूरे भारत देश का सहकार खूब ज़रूरी है. तो आशा रखता हूँ कि आपका मानसिक आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी शारीरिक जो इम्यूनिटी है जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं वो बनी रहे, और ये लॉकडाउन 2.0 को भी हम पूरी निष्ठा से, हम शांत मन से, संपूर्ण तरीके से इसको क्लियर करें. फिर से फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं. गीताश्री है, स्मिता बहन है, डॉक्टर सौरभ भाई है, काफ़ी सारे लोग हैं, अजय भाई हैं और काफ़ी सारे लोग दूसरे भी हैं जिसके नाम नहीं आ रहे हैं. वो जुड़ने के लिए खूब मैं इसका बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी ऑन दिस फेसबुक लाइव प्रोग्राम. स्टे एट होम, स्टे सेफ, and wish you a good life. Thank you.